वेलकम बैक 12th क्लास। आज हम आगे के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले के एमसीक्यू आपको देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर 34 से पहले के एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, उसमें वीडियो हैं जो कि एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए हुए हैं। आज हम इस वीडियोज़ में 34 से स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू और आगे के सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर के फुल टॉपिक जितने भी हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे कवर हो जाएंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं। 34 एमसीक्यू क्या कहता है 34 एमसीक्यू। सो क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यानी मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन जो कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करता है, उस फंक्शन का नेम पूछा है हमसे। तो आपको पता होने चाहिए कितने फंक्शन होते हैं। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट करने का काम जिस फंक्शन का होता है उस फंक्शन को बोलते हैं स्टाफिंग। तो हमारा आंसर जो होगा स्टाफिंग होगा, ये आंसर सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज द फंक्शन दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसा फंक्शन जो कि मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करता है, बांधे रखता है, वो कौन सा फंक्शन है। तो कोऑपरेशन, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट कोऑर्डिनेशन, सी पॉइंट प्लानिंग और मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को बाइंड किए हुए होता है। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक प्लानिंग में सभी जितने भी फंक्शन हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा। नाउ एमसीक्यू 36 को सॉल्व करते हैं। 36 क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। जो कोऑर्डिनेशन है इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़। ये एक कॉमन थ्रेड है जो सभी एक्टिविटीज़ में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस। ये सभी फंक्शंस में इम्प्लिसिट रहता है और इनहेरेंट होता है, सेल्फ खुद ब खुद आ जाता है सभी फंक्शंस में। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक फोर्स है जो सभी फंक्शंस को बाइंड किए हुए है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेशन ये सारे काम करता है, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं एमसीक्यू 37 पे। सो 37 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict। तो हमें उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन है मैनेजमेंट, बी ऑप्शन प्लानिंग, सी ऑप्शन कोऑर्डिनेशन और डी ऑप्शन है कंट्रोलिंग। तो हमारा जो आंसर होगा, ऊपर जो भी उन्होंने कुछ बोला है वो सब कोऑर्डिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन में होता है। तो आंसर सी सही होगा। प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स व्हिच एंश्योर दैट द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये सब काम कोऑर्डिनेशन के ही होते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। तो इस स्टेटमेंट को रीड करके हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो आप सबसे पहले
इस स्टेटमेंट को समझ लेना। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है। अब ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, बी ऑप्शन ऑल परवेसिव फंक्शन, सी ऑप्शन कंटिन्यूस प्रोसेस, डी ऑप्शन है डेलिबरेट फंक्शन। तो यहाँ पर जब कोई फंक्शन या कोई प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट होगी और कंट्रोलिंग पे एंड होगी, इट मीन्स क्या है? वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कंटिन्यूस प्रोसेस का। ये हमारा आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या कहता है? मैनेजमेंट एट द डैश लगा हुआ है लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स। ये मैनेजमेंट का एक ऐसा लेवल है जो एक मैनेजर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में। एट अदर लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेवल्स, जो मैनेजमेंट लेवल की हायरार्की होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्लानिंग पे और ऑर्गेनाइजिंग पे टाइम स्पेंड करता है। तो ये कौन सा लेवल है? ऑप्शन रीड करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, एट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लानिंग का काम करना, ऑर्गेनाइजिंग का काम करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ऑलमोस्ट 39 पे हम आ गए हैं और 39 पे हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो एंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन पे हम आ गए हैं। अभी हम इसके और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू हम बनाएंगे। ओके, चलिए। सो एमसीक्यू नंबर 40। एमसीक्यू नंबर 40 क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims. Who has given the above definition of management? ये जो डेफिनेशन मैनेजमेंट की है ये किसने दी है, बस इतना पूछा है। तो इसमें ये रटने वाला पॉइंट है। इसमें जो ए ऑप्शन है रॉबर्ट एंड न्यूपोर्ट, ये नाम तो बड़ा है लेकिन मैंने छोटा ही यूज़ किया है। तो रॉबर्ट एंड न्यूपोर्ट ने इस डेफिनेशन को दिया है। डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना। क्या? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Who has given the above definition of management? Okay, now 41. Which aspects of management is considered with the end result? End result के लिए कौन सा aspects होता है? तो A option effectiveness. Now 42. Which aspects of management involves cost benefit analysis and relationship between inputs and outputs? यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर ये कोई एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट का नीचे 4 ऑप्शन में से जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और साथ में इनपुट्स और आउटपुट से रिलेटेड भी रहता है। तो आइए रीड करते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इफेक्टिवनेस, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा है कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर आपको पता होगा कॉस्ट की बात आ जाती है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ही होती है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। नेक्स्ट है 43। 43 में क्या कहते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी का टारगेट है प्रोडक्शन इन 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक कंपनी 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है इन अ ईयर। आगे टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। कहते हैं कि टारगेट को अचीव करने के लिए कई बार उन्हें डबल शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ता है क्योंकि पावर फेल हो जाती है, मींस पावर नहीं मिल पाती उन्हें, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे द मैनेजर एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। मैनेजर ने 5000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर ली बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उसकी। ठीक है,
कहते हैं विच एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ इग्नोर्ड बाय द मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर ने कौन सा एस्पेक्ट्स इग्नोर कर दिया है, तो पता होना चाहिए कॉस्ट बढ़ गई है, और कॉस्ट बढ़ जाती है तो कौन सा एस्पेक्ट्स होता है, वो होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो मैनेजर ने एफिशिएंसी को इग्नोर कर दिया था। 44 द गोल ऑफ स्टैटिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। लाइन पढ़ना, कोई स्टैटिस्टिक है, सोसाइटी है, उनका गोल है कि जो हमारे इंडिया के जो कुछ चिल्ड्रन हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और ऐसे चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं जो स्पेशल नीड्स के होते हैं। ठीक है ना, स्पेशल नीड्स के मीन्स समझ गए कि एक तरीके से कह सकते हैं हम उन्हें विकलांग भी हो सकते हैं, या डेफ हो सकते हैं, या डम्ब हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं स्पेशल नीड्स के। ठीक है ना, अनसाउंड पर्सन, सम लाइक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सोफिस्टिक सोसाइटी का गोल है ये कि वो एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं जो इंडिया के स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं उनका। कहते हैं विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द अबव एग्जाम्पल। तो जो ऊपर इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइटेड किया है। ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन है मल्टी डायमेंशनल, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड ग्रुप एक्टिविटी। तो इसका आंसर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होगा, क्योंकि उनका जो सोफिस्टिक सोसाइटी है उनका गोल ही यही है कि वो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 44 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। MCQ और भी हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व करिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए, अपना मूल्यांकन करिए कि आप कितनी नॉलेज है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद जब हम MCQ बनाएंगे तो वो बनाएंगे सेकंड चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आप फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल रिवीजन लगा चुके हैं वाया MCQ के थ्रू आपने पूरे चैप्टर्स का रिवीजन लगाया है। कोऑर्डिनेशन लास्ट टॉपिक होता है फर्स्ट चैप्टर का, तो कोऑर्डिनेशन तक के हमने MCQ सॉल्व किए हैं। अभी MCQ आपके पास और हैं, तो आप और MCQ खुद टेस्ट करें अपनी नॉलेज को, आप मूल्यांकन करें कि आपने कितनी नॉलेज गेन कर ली है। ठीक है, आगे आपको बता देता हूँ आपका MCQ बेसिस पेपर हो रहा है, और MCQ बेसिस पेपर के बारे में आपको ये भी बता देता हूँ इनके आंसर्स आपको कैसे देने होंगे। इस तरीके से टिक नहीं करने होंगे। आपको एक OMR सीट मिलेगी, OMR सीट में आपको सर्किल को ब्लैक करना होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के साथ में आपको एक आंसर देने के लिए शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस पे आपको अपने आंसर नोट करने होंगे। और आंसर कैसे नोट करेंगे वही आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस तरीके की OMR सीट होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस रेड कलर में ही होती है वो OMR सीट। उस OMR सीट में आपको अपना रोल नंबर भरना है, अपना नेम वगैरह सब सारी डिटेल भरने के बाद आंसर के लिए एक अलग स्पेस होता है। वहाँ पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन वाइज ऑप्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे। अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे और उसका आंसर जो भी होगा वो आंसर अलग से आंसर शीट पे देना होगा। जैसे सपोज़ हमारे केस में 40 वाले का हम देखें तो 40 वाले का ए आंसर सही था, तब आपका आंसर किस तरीके से होगा, इस तरीके से। जो आंसर सही होता है उस सर्किल को हमें ब्लैक कर देना होता है। इस तरीके से आप अपना आंसर देंगे, ब्लैक कर दिया करेंगे जो भी आंसर आपका है। अब जैसे सपोज अब सेकंड है, सेकंड में हमारा जो आंसर आया था वो बी आया था, तो अब हम बी सर्किल को ब्लैक करेंगे, बी ऑप्शन को हमने ब्लैक कर दिया। सी ऑप्शन में भी हमारा बी था, थर्ड वाले में भी हमारा यही था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर देने होंगे। OMR सीट होती है, तो ये है उनका तरीका। OMR सीट आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और साथ में OMR सीट भी मिलेगी। इस तरीके से आप उस पर अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।